हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो 2023 आपके अप्रैल या मई में होने वाला एग्ज़ाम है। अभी इसका एग्ज़ाम डेट तो नहीं आया है, लेकिन जैसे कयास लगाए जा रहे हैं अप्रैल लास्ट तक या मई स्टार्टिंग तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और यह जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। जो पैटर्न इसका चेंज हुआ है, जिसमें 26 नए टॉपिक डाले गए हैं जो आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी से ही रिलेटेड हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति हो गया, इसमें उद्यान, पक्षी विहार, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन सबको मिला करके टोटल 26 टॉपिक जो है वो इसमें कवर किए गए हैं और इन्हीं 26 टॉपिक से ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इन्हीं को हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करते रहिए। और आज से इसका प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है और एग्ज़ाम तक जो है आपका यह प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो आप लोग अगर मेरे साथ लग करके तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट नंबर पहला है और आज से जो है हम वन दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। और जितने भी पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट आएंगे उन सबको अच्छे से कवर किया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इनमें से किसे पर्यावरणीय बफर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन को। वैश्विक सहमति के अनुसार सामान्यतः मानचित्रों में नीले रंग का इस्तेमाल किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? जलाशय और महासागरों को। जैसे कि आपको पता है महासागरों को अगर हम दूर से देखते हैं तो नीले रंग का प्रतीत होता है, उन्हें दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कितने वर्षों तक वन भूमि पर वास्तविक आजीविका की जरूरतों हेतु निवास करने वाले अधिकार प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 75 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोटे अनाज और चावल जो है यह निर्वाह मूलक फसल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम कपास और तंबाकू की बात करें, यह वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आते हैं। और सब्जी और फलों की बात करें, नकदी फसल के अंतर्गत आएंगे। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थीमैटिक मानचित्र। नदियों व महासागरों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और किस अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए त्रिस्तरीय संरचना का उल्लेख किया गया था? जैव विविधता अधिनियम 2002 में इसका उल्लेख किया गया था। किसका? जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए त्रिस्तरीय संरचना का उल्लेख। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता या उपजाऊ शक्ति है उसमें वृद्धि होती है? वन जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे पत्ते सूख करके या लकड़ियाँ सूख करके जो ज़मीन पर गिरती हैं वह सड़ करके गल करके क्या है कि मृदा में मिल जाती है, जिससे ह्यूमस की वृद्धि होती है और फिर से इससे उर्वरा शक्ति जो है वृद्धि होती है और फसलों का उत्पादन जो है इसमें अधिक होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। भारतीय कृषि प्रणाली में झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? यह जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ देना और उन्हें जला करके वहाँ पे कृषि करना को सूचित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यह सही है। इसे बहुत से स्थानों पर जैसे झूमिंग कृषि कहते हैं और फिर से हस्तांतरित कृषि भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जंगल को काट करके उसे सुखा दिया जाता है, फिर जला दिया जाता है और फिर उस स्थान पर कृषि की जाती है। जब तक कृषि की जाती है जब तक कि वह वहाँ की उस मृदा की उर्वरा शक्ति कम या समाप्त ना हो जाए, और जैसे ही उस मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त होती है तो वहाँ से कहीं और स्थानांतरित हो जाते हैं और वहाँ पे यही प्रोसेस करते हैं, जंगल को काटते हैं, सुखाते हैं और जलाते हैं और फिर कृषि करते हैं। ठीक है, तो यह जंगल काट करके सूखने के लिए छोड़ देने को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए वह आवश्यक तत्व कौन से हैं? वाष्पोत्सर्जन के लिए पोटेशियम की आवश्यकता जो है सबसे अधिक होती है। किसके जलने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है? वनों से जो है जलाने के लिए लकड़ी या खाना पकाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। सागौन और साल वृक्ष जो है किस प्रकार या किस क्षेत्र की वनस्पति हैं? उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन ए जो है वह सही है। इस क्षेत्र में सागौन और साल वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में वनोन्मूलन हेतु उत्तरदायी कारक कौन से हैं? स्थानांतरित कृषि व ईंधन लकड़ी तथा चारे का संग्रहण, खान कार्य व या कह सकते हैं कि खनन कार्य व अनियोजित चारागाह, वन आधारित उद्योगों हेतु कच्चे माल प्राप्त करने के लिए,
बांधों और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विकास के लिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी। इन चारों द्वारा जो है वनों का उन्मूलन होता है, वनों की कटाई होती है। अगर स्थानांतरित कृषि की जा रही है तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, उसे वन को काटा जाता है। ईंधन के लिए जंगल को काटा जाता है, पौधों को, पेड़ों को काटा जाता है, लकड़ी और चारे के संग्रहण के लिए भी वनों की कटाई होती है। खनन कार्य के जब खनन कार्य की जब गतिविधियाँ होती हैं, अगर जंगल के पास कहीं जो है कोई आयरन या फिर से कोई भी खनिज मिल गया है तो वहाँ उसका जो खनन किया जाता है, उस प्रोसेस में भी जंगलों को बहुत हानि होती है। और नियोजित चारागाह से भी वन आधारित उद्योग, जिसमें कच्चे माल के लिए वनों या कह सकते हैं कि कच्चे माल के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है। जैसे पेपर बनाना है, पेपर बनाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। माचिस बनाने के लिए जो मैच बॉक्स होता है उसकी लकड़ी के लिए भी। तो इन सब के लिए जो पेड़ों की कटाई है, इसमें भी वनों का उन्मूलन होता है। जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए भी वनों का उन्मूलन होता है। जैसे कहीं भी बांध बनाना है तो वहाँ जो पानी रिस्टोर किया जाता है, उससे क्या होता है, उससे बड़े स्तर पे जो है जंगल वगैरह भर जाते हैं, या कह सकते हैं कि वह उसके अंतर्गत आ जाता है और बहुत ज़्यादा हानि होती है, तो इसके अंतर्गत भी होता है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2012 में इसे शामिल किया गया था। ग्रीन पीस संस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1971 वैंकूवर कनाडा में की गई थी। इसका उद्देश्य है ऊर्जा संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, वनीय विदोहन, प्रवृत्ति को रोकना, शांति व निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य सतत टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चारों विकल्प इसके सही हैं। थुम्बी महोत्सव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह त्यौहार मनाया जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन सी सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे WMO के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डाउन टू अर्थ पत्रिका का संबंध किससे है? डाउन टू अर्थ पत्रिका का जो संबंध है वो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र से है। ऑप्शन बी सही है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपके 1980 में। WNO वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका लक्ष्य है ऊर्जा दक्षता व सतत ऊर्जा आपूर्ति, जलवायु संरक्षण और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना। यह पर्यावरण विकास के मध्य संतुलन स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह विश्व के सभी जो लीडर हैं उनको एक मंच प्रदान करता है, उन्हें एकजुट करता है, जिससे वह पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर कार्य कर सकें। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चारों विकल्प जो है वो सही हैं। खामोश वादियों को बचाओ अभियान का संबंध किससे है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ऑप्शन ए सही है। बंजर वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जोधपुर। जोधपुर जो कि आपके राजस्थान में है। देखिए, बंजर भूमि अर्थात बंजर वहीं पे होगा जहाँ पानी की उपलब्धता कम होगी या नहीं होगी। और रेगिस्तान का विस्तार कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो बंजर वन अनुसंधान कहाँ पाया जाएगा? वो पाया जाएगा आपके जोधपुर में। ठीक है, तो कॉमन सेंस थोड़ा सा जो है ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? यह आपके चेन्नई में है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज संस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। यह संस्था जो है 1988 में स्थापित हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत वैज्ञानिक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी रिपोर्ट UNFCCC को समर्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इन दोनों के सहयोग से IPCC की स्थापना की गई थी। मतलब WMO और आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे यूनेप भी कहा जाता है, इन दोनों ने मिलकर के IPCC की स्थापना की थी। और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों विकल्प सही हैं। तिन्नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित की गई थी? इसका स्थापना हुआ था 1958 में नागपुर में। यूनेप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। इस संस्था द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है और वर्तमान में इसके प्रमुख जो है वह डेनमार्क के ईगर एंडरसन है। देखिए, यह जो है ना, यह हो सकता है कि एग्ज़ाम तक चेंज होता रहे, तो जैसे अगर बदलाव होता है तो जो नवीन नियुक्तियां वगैरह हैं उनको मैं एक बार एक वीडियो बना करके 10-15 मिनट का अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है।
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों विकल्प सही हैं, चारों विकल्प सही हैं। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है? वन उत्पादकता केंद्र की अगर हम बात करें तो यह है आपके रांची में। रांची जो झारखंड में स्थित है, यहीं पर वन उत्पादकता केंद्र स्थापित है। 2014 में खोजा गया बुगुन नियोसिल्चा, बुगुन नियोसिल्चा पक्षी कहाँ का अति संकटग्रस्त पक्षी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपके उत्तर पूर्व में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, देखिए जो भी संस्थाएं हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित, उनको याद करने के साथ साथ उनका फुल फॉर्म जो है आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ज़रूर देखने को मिलेंगे जो सीधे फुल फॉर्म से पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, याद रखिएगा। इसके बारे में जो पूछ रहा है कि इसकी स्थापना 1948 फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह विलुप्तप्राय, असुरक्षित और दुर्लभ जीवों व पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर संदर्भित, सुरक्षित जीवों को हरे पन्नों पर संदर्भित किया जाता है या दर्शाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही हैं। हिमनद प्राधिकरण के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इसकी उद्घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। इस प्राधिकरण का नाम स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी होगा। मुख्यमंत्री संबंधित राज्य का इसका पदेन अध्यक्ष होगा, मतलब संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष मतलब जो मुख्यमंत्री बनेगा वह स्वयं ही इसका अध्यक्ष बन जाएगा। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी देखरेख व संरक्षण करेगा। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 1, 2, सी, 3 मतलब ए, बी और सी सही है, जबकि डी जो है वह गलत है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए हिमनद प्राधिकरण की उद्घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है और इस प्राधिकरण का नाम स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी होगा। मुख्यमंत्री जो कि इसका पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है। यह तीनों विकल्प सही है, लेकिन चौथा जो है वह गलत है। प्रसिद्ध हार्नबिल पत्रिका किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? हार्नबिल पत्रिका का जो प्रकाशन है वह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन करके जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल की संज्ञा दी जाती है या जीवित जड़ पुल कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय में, और इन्हें हाल ही में यूनेस्को के एक सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, इसलिए यह चर्चा में था, तो क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से कौन एक स्वतंत्र रेन फॉरेस्ट अलायंस का एक कार्यक्रम है? स्वतंत्र रेन फॉरेस्ट अलायंस का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की बात करें, यह है स्मार्ट वुड, ऑप्शन डी। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, काली मिट्टी में कपास की कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और अगर पूछ ले कि काली मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक कहाँ पे है, तो वो है आपके महाराष्ट्र में। लाल वृक्ष पर किसे कीड़े की राल पाई जाती है? लाल वृक्ष पर किस कीड़े की राल पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीरिया लक्का। कल्प वृक्ष की संज्ञा किसे दी जाती है? या कह सकते हैं कि किसे कल्प वृक्ष कहा जाता है? नारियल को कल्प वृक्ष कहा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? या मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि कौन वनों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अकॉर्डिंग? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मेलघाट, बुक्सा, पाकुई। बांदीपुर है आपके कर्नाटक में, और अगर बात करें हम मेलघाट की, मेलघाट है आपके महाराष्ट्र में। बुक्सा कहाँ पे है? बुक्सा जो है आपका पश्चिम बंगाल में, और पाकुई है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का 3, ठीक। एक परितंत्र में कौन से 2 घटक पाए जाते हैं? एक परितंत्र में 2 घटकों की अगर हम बात करें, वो होते हैं एक जीवी और अजीवी। इन दोनों घटकों से मिलकर ही परितंत्र या पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, जिसमें जीव और अजीव दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्था को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेरे, ऑप्शन ए सही है।
पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की जो अनुक्रमी या संक्रमणकारी अवस्था होती है उसे सेरे कहा जाता है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कब राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम योजना बनाई गई थी? राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना बनाई गई थी। यह बनाया गया था 1983 ईस्वी में। अरलम पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? अरलम पक्षी विहार है केरल में। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे दी जाती है? पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2016 में शामिल भारत का पहला प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से मिश्रित स्थल जो है वो कौन है, जिसे 2016 में शामिल किया गया था? वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यह भारत का पहला जो है मिश्रित स्थल है। ठीक है। निम्नलिखित में से सामाजिक वानिकी का लाभ क्या है? रिक्त पक्षी भूमि का व्यापक प्रयोग, कुटीर उद्योगों का विकास, दूषित वातावरण की स्वच्छता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही हैं। वन से संबंधित मामलों का निपटान कहाँ होता है? वन से संबंधित अगर मामलों का कोई निपटान है तो वह होगा आपके न्यायालय में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष का कारण नहीं है? परिवहन, शहरीकरण, भूकंप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूकंप नहीं है। ये तो नेचुरल या कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा है। लेकिन परिवहन और शहरीकरण यह बढ़ने से, जैसे परिवहन का विस्तार होगा, शहरीकरण का विस्तार होगा, तो मानव और वन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाएगा। भारत में यूनेस्को द्वारा वैश्विक जैवमंडल रिजर्व सूची में कुल कितने जैवमंडल रिजर्वों को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया टोटल 12 ऐसे जैवमंडल रिजर्व हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। वन दरोगा किस पर विचार कर सकता है? वन दरोगा किस पर विचार करेगा? या खनन पर कर सकता है, कृषि पर कर सकता है, आरा मिल पर। मतलब इन सारी जो यह सब जो है इसी के नियंत्रण में आएंगी और यह जो है सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या फिर से इनके द्वारा वनों की कटाई, चोरी ये सब तो नहीं किया जा रहा है। ये सब की देखरेख जो है वन दरोगा का ही कर्तव्य है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। किस दिवस पर पेड़ पौधों के संरक्षण और उसके महत्व पर चर्चा की जाती है? यह किया जाता है पर्यावरण दिवस के अवसर पर। किस भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन गठित किया गया था? यह किया गया था भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आरक्षित वन गठित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? लावा मिट्टी पाया जाता है आपके मालवा पठार में, जो मुख्यतः अगर मालवा पठार की बात करें, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जिस चट्टान का निर्माण हुआ है तो वहाँ पे जो है लावा पठार मृदा का पाई जाती है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इससे अगर परिवर्तन की बात करें तो क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी सांद्रता, इन दोनों में वृद्धि हो जाती है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की बात करें तो यह की गई थी 1992 ईस्वी में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है आपके कर्नाटक में। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है उत्तराखंड में। भारत की प्रथम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र MESZ है। और यह कहाँ पे है? तो अगर इसकी हम बात करें, यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के कुल समृद्ध धरोहरों की संख्या कितनी हो गई है? अभी वर्तमान समय में अगर इनकी संख्या की बात करें तो वो 40 हैं। गेहूं और जौ किस प्रकार के पौधे हैं? गेहूं और जौ पौधों की बात करें तो यह दीर्घ दीप्तिकाली पौधे हैं। ऑप्शन ही सही है। निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। आहार श्रृंखला वास्तव में एक प्रकार से ऊर्जा संचार है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का संचार एक जैविक से दूसरे जैविक में निरंतर होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में कोई प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही है। अगर इसकी हम बात करें तो चारों विकल्प जो है वो सही हैं। पर्यावरण विशेषताओं पर सही विचार की जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा इसके मुख्य तत्व होते हैं। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है। पर्यावरण का कार्य ऊर्जा संचार पर निर्भर करता है। यह पारिस्थितिक संतुलन को स्थापित करने का निरंतर प्रयास करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही हैं।
निम्न में से कौन सा विकल्प जैविक तत्वों में शामिल है? जैविक तत्व में कौन सा विकल्प, मतलब कौन सा विकल्प जो है वो जैविक तत्व में शामिल, मतलब कौन कौन है जैविक तत्व में शामिल, ये आपको बताना है। मानव भी आ जाएगा, पक्षी भी आ जाएगा और वनस्पति भी आ जाएगा। जैविक मतलब जिसमें जीव पाए, जिसमें जान है, ठीक है। तो मानव में भी है, पक्षी में भी है, वनस्पति में भी है। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार पारिस्थितिकी महत्व के किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप अथवा शिकार व चराई नहीं किया जा सकता। यह वैज्ञानिक शोधों व शिक्षा हेतु समर्पित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही हैं। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है आपके मणिपुर में। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में, यह चर्चा में था, याद रखिएगा। सार्वजनिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन है? बहुउद्देशीय वृक्ष के उदाहरण की बात करें तो खिजड़ी जो है बहुउद्देशीय वन का या बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। पार्थेनियम या गाजर घास से होने वाला रोग कौन सा है? इससे जो रोग होता है वह चर्म रोग है, चर्म रोग और दमा। जैव विविधता प्रदूषक है किसका? जैव विविधता जो है वाहित मल का प्रदूषक है। भारत की लैटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। इनमें नाइट्रोजन पोटाश से समृद्ध, मतलब नाइट्रोजन और पोटाश इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। उनका राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, मतलब यहाँ पे इनका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की उपज अच्छी होती है, मतलब इसकी कृषि की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला चौथा सही है, जबकि दूसरा और तीसरा गलत है। यह लाल रंग की होती हैं, ठीक, और इसमें टैपियोका और काजू की कृषि की जाती है, ठीक है। लैटराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो लैटराइट मिट्टी वहाँ पे अधिक पाई जाती है जहाँ वर्षा अधिक होती है, जिससे क्या है कि ऊपर का उर्वरा शक्ति जो है वह उसका बह जाता है, ठीक है। और जो लोहे के टुकड़े हैं, छोटे छोटे कण जो हैं उसमें दिखाई देते हैं। तो पहला और चौथा सही है, बाकी दो विकल्प गलत हैं। निम्न में से किस परत स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? इसे संज्ञा जो दी जाती है 200 DU, जिसे डाप्सर यूनिट कहा जाता है, उससे अगर नीचे जाते हैं तो यह संज्ञा इसे दी जाती है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा आरक्षित वन के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 53% हिस्सा इसका ऐसा है जो आरक्षित के अंतर्गत आता है। बुनियादी प्रमाणीकरण आवश्यकताओं में शामिल है कौन कौन सा चीज़ शामिल है? कानून का अनुपालन, सतत बेईमानी, जबरदस्ती वन में कृषि करना, जंगल निवासियों को भगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? पारिस्थितिक संतुलन से औद्योगिक प्रबंधन जो है इसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है, यह पारिस्थिति में असंतुलन उत्पन्न करता है। जबकि जल प्रबंधन हो गया, वन रोपण हो गया और वन्य जीव सुरक्षा हो गया, इनका संबंध जो है पारिस्थितिकी संतुलन से है। किस वृक्ष के पत्ते जैव व जीवाणु प्रतिरोधक होते हैं? जामुन, बबूल, नीम या फिर सर्पगंधा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नीम का। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला अर्थात लैटराइट प्रकार की है। आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। लैटराइट मृदा का विस्तार वहाँ पे सबसे अधिक है जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। पारिस्थितिकी अनुक्रम परिवर्तन अथवा अनुक्रमण पैदा करने वाले बल के आधार पर किया जाता है या किस प्रकार होता है? स्वजनक के आधार पर, अपजनक के, अनुक्रम के आधार पर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग आरक्षित क्षेत्र जो है दो राज्यों में है? दो राज्यों की अगर हम बात करें, पेच जो है इसका विस्तार दो राज्यों में है, MP और महाराष्ट्र, ठीक। तो इसका विस्तार है दोनों राज्यों में। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूरोपीय संघ की पहल है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WBCSD द्वारा किया जाता है। इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। हिमाचल प्रदेश में पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान 1985, 86, 87 या फिर 88। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वह 1987 में हुई थी।
निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वृक्ष नहीं है? कौन सदाबहार वृक्ष नहीं है? इस सहतूत जो है सदाबहार वृक्ष नहीं, जबकि नीम, बबूल और इमली ये सदाबहार वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है और जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, या कह सकते हैं कि लेटराइट मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? लेटराइट मृदा सबसे अधिक पाई जाती है आपके महाराष्ट्र में। तापीय प्रदूषण को रोकने का सबसे कारगर उपाय क्या है? तापीय प्रदूषण को रोकने का सबसे कारगर उपाय तटीय भागों में वृक्षारोपण करना, कृत्रिम तालाबों का निर्माण करना, कृत्रिम झीलों व कूलिंग टावर का निर्माण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो सही है। महावीर हरिण वनस्थली कहाँ पे है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या तेलंगाना? यह है आपके तेलंगाना राज्य में। एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होती है, यह वर्णन कहाँ मिलता है? अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण, नारद पुराण या गरुड़ पुराण? इसका वर्णन मिलता है अग्नि पुराण में, जिसमें कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? यह जो है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एशिया महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी है? चाय, रबड़, नारियल, कहवा, या फिर चाय, रबड़, सूर्यमुखी, सोयाबीन, या चाय, केला, अंगूर, नारियल, या फिर चाय, रबड़, नारियल या सोयाबीन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चाय, रबड़, नारियल और कहवा। यह बागानी कृषि के अंतर्गत आती हैं। कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करता है? पौधे करते हैं, पक्षी, जानवर या फिर मानव? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पौधे। कृषि में खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इसमें उत्पादकता में वृद्धि होती है, इससे मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है और मृदा कटाव कम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। घर के आसपास वृक्षारोपण से हमें किस समस्या से निजात मिलती है? गर्मी, भूक्षरण और धूल आंधी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। इनमें से कौन वनों से प्राप्त होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ है? समीपवर्ती भूमि का क्षरण करना, वन वस्तुएं ढोना, लकड़ी काटना, लकड़ी चीरना? सही आंसर है ऑप्शन ए, समीपवर्ती भूमि क्षरण को रोकना। वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि पर अनेक अधिकारों को किसके द्वारा मान्यता मिली है? किसके द्वारा मान्यता दी गई है? चकबंदी अधिकारी द्वारा, वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, या फिर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा इनको मान्यता दी गई है। कृषि वानिकी क्या है? निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना, सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन करना, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक प्रकार का पौधा उगाना, एक ही भूमि पर कृषि, फसल एवं वृक्ष प्रजातियों को विधि पूर्वक रोपित करना? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक ही भूमि पर कृषि, फसल एवं वृक्ष प्रजातियों को विधि पूर्वक रोपना यह कृषि वानिकी कहलाता है। राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा किस वर्ष जारी किया गया था? राष्ट्रीय वन नीति का जो मसौदा है वह 2019 में जारी हुआ था, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। साथियों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है? घायल जानवरों एवं पक्षियों को स्थानांतरित करना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना, अवैध वन कटाई से प्राप्त धन को व्यक्तिगत रूप से लेना, अवैध शिकार को रोकना? इसमें पूछ रहा है कौन इसका कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अवैध वन कटाई से प्राप्त धन को व्यक्तिगत रूप से लेना या इसका कर्तव्य नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। कौन सा विधेयक सरकार को भारत में कार्बन बाजार स्थापित करने और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्धारित करने का अधिकार देता है? ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, कार्बन उत्सर्जन संरक्षण विधेयक 2022, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण विधेयक 2022 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 यह भारत सरकार को अधिकार देता है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार, चोरी के अलावा और कौन से कारण जो है वह माना जा सकता है?
नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, नदियों में मगरमच्छों की समस्थिति में वृद्धि, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में अपशिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों के इस्तेमाल से जो है मर जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। दूसरा गलत है, क्योंकि नदियों में मगरमच्छों की वृद्धि से इनके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है, जो गंगा डॉल्फिन है या गंगेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं, 1, 3 और 4। यह ऐसे कारण हैं जिनसे इनकी संख्या या जनसंख्या में कमी हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। साथियों, ये था यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के लिए पहला प्रैक्टिस सेट, और यह आपके एग्जाम तक ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।